Where does Pakistan lack in its implementation of child rights? I will divide my speaking, or whatever I will tell you, this mini lecture of sorts, into three parts. Right? The first part, we'll try to understand the historical context of child rights in the world, after which we'll move on towards the international obligations that exist, and then thirdly, where Pakistan lacks. So to begin with, throughout history, child as an entity did not exist. सिर्फ दो एंटिटीज एग्जिस्ट करती थी, मर्द और औरत, और बच्चे को उनमें से किसी एक कैटेगरी के साथ एसोसिएट कर दिया जाता था, एक सॉवरेन आइडेंटिटी के तौर पे ट्रीट नहीं किया जाता था, एंड दैट वाज द बिगेस्ट प्रॉब्लम. एंड वहाँ से चाइल्ड की एंटिटी का एक कॉन्सेप्ट डेवलप होना शुरू हुआ, विच देन पीपल रियलाइज, लीगल सिस्टम्स रियलाइज कि भाई चाइल्ड शुड एग्जिस्ट एज ए सेपरेट एंटिटी. ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसको आपने मर्द के साथ बांध दिया, औरत के साथ बांध दिया, और इसके राइट्स को एज अ सेकेंडरी और सबऑर्डिनेट राइट ट्रीट किया जाता था. So then the notion came up that now child will be treated as a sovereign entity of its own, जिसके अपने rights हैं, अपना वजूद है, और उसका वजूद किसी और के साथ affiliated नहीं है. That concept led to the formation of one of the finest international law obligations to exist, which is the Child Rights Convention. Right? So the Child Rights Convention offers rights of 4 categories. Article 2, 3, 6 or 12 जो हैं, that is the major rights obligations that you are to be concerned with when it comes to CRC. Article 2 talks about non-discrimination. Non-discrimination में ये आता है कि चाहे बच्चा किसी भी रिलीजन का हो, किसी भी कास्ट का हो, किसी भी कल्चर का हो, उसकी कोई भी आइडेंटिटी हो, all of these children are to be treated equally. And हम देखते हैं, this is where intersectionality का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है. Has anybody heard this word before, intersectionality? इंटरसेक्शनैलिटी का लफ्ज़ रेफर्स टू द फैक्ट कि आपकी जो डिस्क्रिमिनेशन या ट्रीटमेंट इन सोसाइटी होती है वो एक फैक्टर के थ्रू नहीं होती. इट्स एट द इंटरसेक्शन ऑफ डिफरेंट आइडेंटिटीज दैट यू होल्ड. आई एम नॉट ओनली अ मैन, आई एम ऑल्सो अ मुस्लिम. एट द सेम टाइम आई ऑल्सो हैव अ कल्चरल एफिलिएशन. ऑल ऑफ दीज फैक्टर्स कंबाइंड विल गिव मी माई आइडेंटिटी. तो जब आप बात करते हैं चाइल्ड राइट्स की, एक गरीब बच्चे के और एक अमीर बच्चे के दरमियान जो फ़र्क है, वो आप बोलोगे दोनों बच्चे हैं, बट उनके ट्रीटमेंट इन द सोसाइटी डिफरेंट है. वाई? बिकॉज ऑफ दिस सोशल स्टेटस दैट दे होल्ड. राइट? सो नॉन डिस्क्रिमिनेशन सेज कि भाई बच्चा जिस जेंडर का हो, जिस कास्ट का हो, जिस रिलीजन का हो, उसको इक्वली ट्रीट किया जाए. द सेकेंड ऑब्लिगेशन इज द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड, विच इज आर्टिकल 3. अब बेस्ट इंटरेस्ट का सबसे ज़्यादा डोमिनेंट फैक्टर है इन द इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस, विच टॉक्स अबाउट द फैक्ट कि द लीगल सिस्टम, द पुलिस, the judges, the executive, in all of their decisions to first put the interest of the child at its core. चाहे वो फैमिली कोर्ट का डिसीजन हो, चाहे वो एक बच्चे की जेल में उसका डिसीजन आ रहा हो, उसकी इम्प्रिजनमेंट का डिसीजन हो, the interest of the child should be of primary importance. And this is something which imposes a positive obligation on us. The third element is the right to life, which is Article 6, right to life, survival and development. जहाँ पे वो कहते हैं कि आप बच्चे को ना सिर्फ एक जिंदा रहने का हक दो, बल्कि उसको एक प्रॉपर लाइफ, प्रॉपर मेडिकल केयर, प्रॉपर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करो, एजुकेशन प्रोवाइड करो, ताकि द चाइल्ड कैन डेवलप इनटू एन एडल्ट इन द राइट मैनर. एंड लास्टली कम्स द राइट टू बी हर्ड. हाउ मेनी ऑफ यू हैव हर्ड इन योर लाइफ टाइम्स, जब दो एडल्ट्स के दरमियान डिस्कशन हो रही थी एंड यू वांट टू कंट्रीब्यूट, किन किन ने ये सुना है कि तुम मत बोलो, तुम तो बच्चे हो? रेज योर हैंड्स. तो दैट्स द थिंग, राइट? हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली द ओपिनियंस ऑफ द चाइल्ड इज नॉट वैल्यूड. द राइट टू बी हर्ड कम्स फ्रॉम देयर. ज़रूरी नहीं है, ये एक एजिज्म का एलिमेंट है. एजिज्म लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है विच रेफर्स टू द फैक्ट दैट डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ एज एग्जिस्ट इन दिस वर्ल्ड. क्योंकि वो बच्चा है, उसकी उम्र कम है, तो आप उसके ओपिनियन को केटर ही नहीं करते. एंड दिस इज़ नॉट ओनली कि ये हंसी मजाक की बात घरों में हो रही है. दैट लीड्स टू बिगर प्रॉब्लम्स इन पॉलिसी मेकिंग. देन द गवर्नमेंट्स डू नॉट हेयर द चिल्ड्रन. Right? They do not cater to their ideologies. So these are the core obligations that exist under the CRC. Now towards the final element. Where does Pakistan lack in its implementation of child rights? हमने बात की कि पाकिस्तान की obligation, Mr. Kasi also spoke about the fact कि minimum जो age of criminal liability, responsibility, that's 10. That's under section 82 of the PPC, Pakistan Penal Code. But that is not compliant with the international framework. So if you look at CRC का जो Child Rights Convention है, उसका General Comment number 10, which was passed in 2007, has clearly stated that the minimum age of responsibility must at least be 12 and ideally be 14 to 16. So in that regard, yes, Pakistan ने 10 साल पे उसे फिक्स किया हुआ due to societal standards,
but at the same time that is not compliant with the international recommendation of the CRC itself that requires it to be a minimum of 12 and ideally 14 से 16 साल के दरमियान. So this is something that really needs to be done. इसके ऊपर ना ही सिर्फ पॉलिसी मेकिंग होनी चाहिए बल्कि I think this should be an important part of all the decision making. I think one of the most pivotal decisions in Pakistani context was a Supreme Court decision where the Supreme Court stated that अगर बच्चे की एज पे dispute है तो उसका benefit of doubt should be given to the child. For example, if you're not aware of the right age of the child, अगर documentation present नहीं है, which is very common in Pakistan, तो आप उस child को benefit of doubt दोगे age का, which I believe is a monumental aspect in that regard, and it is something really important. हमारे यहाँ child-centered decision making, policy making नहीं होती, which is very unfortunate. I think people like Ansar Sahab, people like Kasi Saab, people like Ms. Iza should be a part of the policy making aspect ताकि they can pen down how children matter in the society and they are also to be catered here. Because as it stands, unfortunately, it's very unfortunate, children are not given equal rights. बच्चे सबसे ज़्यादा vulnerable हैं हमारी society में. मैं आपको एक recent example देता हूँ. सिंध में बड़े ख़तरनाक floods आए around I think 2-3 years ago. In those floods, the aftermath also hit children. जो हम आज का हमारे दो topic है ना दो, which is the rights of women and child, both of them are also very interlinked. Because again, a male child and a female child are also treated differently in our society. The worst impact of the flood, and you could not even imagine, the impact of the flood was as such that it led to the rise of forced marriages in Sindh. Because people lost their lands, and there was an increase of forced marriages. It's reported by Amnesty International, by local human rights watchdogs as well, that people actually, married off their daughters, even sold to an extent, for this to happen. Another problem that exists in Pakistan is bonded labor, right? कि ज़मीनों पे काम करने वाले जो लोग हैं उनके बच्चे भी उसी ज़मीन पे काम करेंगे. अगर आपने कर्जा लिया है एक ज़मींदार से तो आपने तो उसकी गुलामी करनी है. At the same time, your child will also have to serve on that land and their child will also serve on that land. What is this? This is modern day slavery, which is very much condemned under international law. So these are some things which exist in Pakistan, the Pakistan we live in today, right? So the legal landscape, the political landscape, the moral landscape of our country is far from ideal. And I believe there is a long way to go and you guys are the future. Thank you. Thank you, sir.